नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, और एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक इंडिया का जो है एक बहुत ही मेजर एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है पूरे वर्ल्ड के लिए। आज की डेट में हम सभी जानते हैं कि जो क्लाइमेट एक्शन और जो क्लाइमेट मिटिगेशन की जो बात होती है, हर कंट्री अपने अपने लेवल पर कुछ कर रहा है। और इंडिया जो है अपने लेवल पे तो कर ही रहा है, बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। अगर हम G20 की बात करें, कंट्रीज़ की बात करें, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो कि नंबर वन पे है अपने क्लाइमेट एक्शन को लेकर के। बट इंडिया ऐसा नहीं है कि अपनी कंट्री के लिए ही कर रहा है, इंडिया एक वर्ल्ड के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है। ये क्लाइमेट एक्शन और जो इस टाइप की पॉल्यूशन लेवल मिटिगेट करने की जो बात होती है, उसी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो है कि इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो इंडिया की तरफ से है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड भी है। इसमें दो तीन और भी इंडिया के काफ़ी इनिशिएटिव रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बट इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये। और इसका जो हेड क्वार्टर है इंडिया में ही है, गुड़गांव में है। और ऐसा बोल सकते हैं कि पहली बार इंडिया का कोई जो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेड क्वार्टर इंडिया में है ये। तो उसी की कड़ी में एक ये भी सेकंड बहुत बड़ा अनाउंसमेंट रहा है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। और एक तीसरा भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि इंडिया इसमें काफ़ी कर रहा, सोलर बैंक को लेकर के, कि सोलर बैंक एक बनाया जाए। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पे है। और ये एक्चुअली है क्या चीज़, क्या कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है, और किस टाइप से ये ग्लोबल लेवल पर किस टाइप से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इसका जो पर्पज है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, एक जो मेन जो नीचे जो कॉन्सेप्ट लगाया गया, आप इसमें देख सकते हैं फोटो में, कि द सन नेवर सेट्स। सन कभी भी नहीं डूबता है। एक तरफ एक टाइम पर अगर हम इंडिया की बात करें, आज की डेट में अगर दिन है तो कहीं पर नाइट होगा, अंधेरा होगा। अगर कहीं पर नाइट है तो इंडिया में दिन है, तो यहाँ पर अंधेरा होगा। तो कहीं ना कहीं एक 24 आवर्स की एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं किसी कंट्री में दिन है तो कहीं दूसरी दूसरी कंट्री में अंधेरा है। और आप इस फिगर से देख भी सकते हैं कि इंडिया जो अर्थ है बेसिकली एक अपने एक्सिस पर रोटेट तो करती है, इसके अलावा सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती रहती है। तो आप समर्स ऑटमन्स ये सब सारी होती है जियोग्राफिकल, और जो बोल सकते हैं इस टाइप से एक्टिविटी तो हुई है। तो आप एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया में जिस समय समर सीजन होता है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर सीजन होता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर समर सीजन होता है तो इंडिया में विंटर सीजन होता है। ये तो एक समर एक क्लाइमेट की बात हो गई। दूसरा अगर हम बात करें, इंडिया में अभी दिन है तो यूएसए में नाइट होता है, यूएसए में दिन है तो इंडिया में नाइट है। तो ये सब जो है टाइम डिफरेंस जो है, कहीं ना कहीं सन जो है कहीं ना कहीं सनलाइट आ रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात की गई है। इसका बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड बेसिकली अगर बात करें तो सबसे पहले जो ये आइडिया प्रपोज किया गया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो फर्स्ट असेंबली हुई थी अक्टूबर 2018 में, तो वहाँ पर उन्होंने ये वन सन वन वर्ल्ड का आइडिया प्रपोज किया था। और उनका जो पीछे जो मेन पर्पस था इस आइडिया को प्रपोज करने का, एक तो ये था कि सन नेवर सेट्स, सन कभी नहीं डूबता है। कहीं ना कहीं सम जोग्राफिकल लोकेशन पर सन की अवेलेबिलिटी रहती रहती है। तो इसी चीज़ का हम क्यों ना एक पूरा वर्ल्ड के लिए एक बेनिफिट लें। अगर हम आपस में वर्ल्ड को पूरा ग्रिड से इंटरकनेक्ट कर दें, तो सोलर पावर जो है बेसिकली जहाँ पर जनरेट हो रही है उसको हम ट्रांसमिट करके किसी दूसरी कंट्री में ले जाए जहाँ पर सन नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही नाम दिया गया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इट इज़ ए ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग, ट्रांस नेशनल मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री को ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग power all over the world, means connecting solar energy supply across border. The vision behind this is the sun never sets and is a constant at some geographical location globally at any given point of time. When one side of the planet is dark, there is a light on the other side. ऑलरेडी मैंने आपको इस पर काफ़ी एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब हम बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इसमें क्या रोल है इंडिया का और क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मैंने बता ही दिया कि ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनिशिएटिव लिया था। तो एक इंडिया का एक इनिशिएटिव है पूरे वर्ल्ड के लिए। दूसरा अगर हम बात करें इसमें कि इस इनिशिएटिव से क्या एडवांटेज मिलने वाला है, क्या वर्ल्ड को एडवांटेज नहीं मिलता। एक ग्लोबल इकोसिस्टम कैन बी बिल्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दैट आर सीमलेसली शेयर्ड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। ये चलिए ठीक है, ये सब तो वर्ड्स तो लिखा गया है। मेन तो इसका पर्पज़ ये है कि
आपस में अगर सारी कंट्रीज के ग्रिड कनेक्ट हो जाएंगे तो एक सप्लाई, एक पावर जो है एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई की जा सकती है। और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का बहुत ही ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे कि सोलर है, अगर सोलर कहीं पर हो रहा है, दूसरी जगह नहीं हो रहा है, तो वहाँ से ट्रांसमिट किया जा सकता है। सेम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में विंड की बात करें तो इस टाइप से एक ऑप्टिमाइज किया जा सकता है अगर आपस में कंट्रीज के ग्रिड कनेक्टेड रहे तो। इसमें और भी इंडिया का अगर रोल देखा है तो इंडिया एट द फोलक्रम, अगर इंडिया को सेंटर माना जाए तो इंडिया के जो ईस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं और इंडिया के जो वेस्ट साइड कंट्रीज में है, तो इंडिया को सेंटर मानते हुए इनको कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे फार ईस्ट की अगर हम लोग बात करें, जिसमें बोलते हैं कि म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओ, कम्बोडिया, ये सब कंट्रीज जो आते हैं ये ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं। और वेस्टर्न कंट्री की हम बात करें तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जो आता है, और इंडिया सेंटर में होकर के, तो ये जो बेसिकली अफ्रीका और अरब कंट्रीज़ को इंडिया से होते हुए ये जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, साउथ एशिया, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। तो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया का इस ग्रिड कनेक्टिविटी को लेकर के। अब हम बात करते हैं कि ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात तो प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन तो दे दिया था कि ऐसा किया जा सकता है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कि इस पर क्या काम चल रहा है, तो सबसे पहले इसमें जो नोडल एजेंसी बनाई गई कि जो इस पूरे जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको कैसे किया किया जा सकता है, तो इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है नोडल एजेंसी बनाया गया कि जो इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड में कैसे लेना है, क्या करना है। तो आईएसए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, जो विजन है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। इसके अलावा जो आईएसए तो नोडल एजेंसीज तो हैं ही, इसके अलावा जो इंडिया की जो तीन इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तीनों जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी काफ़ी हेल्प कर रही हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने में और आईएसए को काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। इसमें दिया भी आप देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दीज मिनिस्ट्री दे आर प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन सिनर्जाइजिंग ओवर 140 कंट्रीज टू बिल्ड कंसेंसस, लॉन्च एनर्जी पॉलिसी इंपरेटिव एंड सेट अप फ्रेमवर्क फॉर सच ए ग्लोबल कोऑपरेशन। अब जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात की गई है, तो बेसिकली इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली क्या प्रपोज है, इसमें हमें करना क्या चाहते हैं और किस तरीके से करना है। तो जी ये इनिशिएटिव है, बेसिकली इसको 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज को बोला गया है कि मेसासी। मेसासी का मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो फर्स्ट फेज में इन रीजन्स को हम कनेक्ट करेंगे इंडिया को सेंटर मानते हुए। जो इंडिया के जो ईस्टर्न साइड कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तो मेजर है और साउथ एशिया तो बेसिकली सार्क जो कंट्रीज है वो है। तो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और इंडिया एज ए सेंटर, और फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट, इन सारी कनेक्ट ये सारे रीजन्स हैं, इन सारे रीजन्स को फर्स्ट फेज में कनेक्ट किया जाएगा। जो सेकंड फेज है, बेसिकली सेकंड फेज में ये रीजन कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड फेज में इन सारे रीजन्स अगर आपस में कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद अफ्रीकन रीजन को कनेक्ट किया जाएगा, इंटरकनेक्टेड विद अफ्रीकन पावर पूल्स, सो दैट कि सारी जो सोलर और विंड जो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, या इनफैक्ट हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि ये सोलर से जनरेट हुई है या विंड से जनरेट हुई है या किसी कन्वेंशनल पावर से। ये है कि इंटरकनेक्ट अगर हो जाता है तो कोई भी पावर जो है सीमलेसली एक दूसरे कंट्री से दूसरी कंट्रीज को फ्लो कराया जा सकता है। और फेज़ 3 जो है, बेसिकली फेज़ 3 में ग्लोबल इंटरकनेक्शन की बात की गई कि फेज़ 1 में फेज 1 फेज 2 इंप्लीमेंट होने के बाद फिर ग्लोबल लेवल पर सारे कंट्रीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा, सो दैट कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो विजन है इसको अचीव किया जा सके। अब आप इसमें देख सकते हैं फोटोज में कि जो मिडिल ईस्ट की अगर हम लोग बात करें तो मिडिल ईस्ट में अराउंड 18 कंट्रीज़ हैं बेसिकली, जो मेनली जो अरब कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, ये सब आते हैं। हालांकि इजिप्ट जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी आता है। तो मिडिल ईस्ट में मेनली जो है 18 कंट्रीज़ हैं। साउथ एशिया मेनली जो है सार्क जो कंट्रीज़ हैं उनको कवर करता है, जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है ना, मालदीव, ये सब बेसिकली साउथ एशिया वाले कंट्रीज़ हैं। साउथ ईस्ट एशिया में जो है बेसिकली आसियान कंट्रीज आते हैं, जिसमें कि मेनली जो कंट्रीज हैं वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब साउथ ईस्ट एशियन आसियान कंट्रीज में आते हैं। फिर अफ्रीका में अराउंड 55 कंट्रीज हैं जो कि है। तो ये अभी जो है ये बेसिकली फेज 1 और फेज 2 की बात की गई, ये सब सारी कंट्रीज को कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो ही नेक्स्ट जो ग्लोबल लेवल बात आएगी तो फिर यूरोप, फिर उसके बाद फिर देखते हैं एक्चुअली कि फिर यूएसए जो है, कनाडा, या जो भी साउथ अमेरिका है, क्योंकि वहाँ पर फिर सी रूट अपनाना पड़ेगा, कितना कॉस्टली, कितनी वाइबिलिटी हो तो अलग बात है। बट ये है कि फेज 1 और फेज 2 को भी कनेक्ट कर लेते हैं तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, या इस इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
अब हम बात करते हैं कि आखिर इससे बेनिफिट्स क्या है। जो ये जो विजन लाया गया है, या चाहे जो इस सब इस पर डिस्कशन हो रहा है, चाहे जो इस पर एक्टिविटी चल रही है वन सन वन वर्ल्ड पे, तो इससे बेनिफिट क्या मिल सकता है। तो बेनिफिट तो ये है कि एन इंटरकनेक्टेड ग्रिड वुड हेल्प ऑल द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एज वेल एज यूटिलाइजिंग स्किल टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। ऑब्वियसली चूंकि इतने बड़े लार्ज स्केल पर होगा, तो इससे काफ़ी एडवांटेज मिलेगा और इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा। दूसरा ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे बताया कि सोलर का अगर यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं है तो कहीं और कंट्रीज में किया जा सकता है। एक एक ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है पावर का। सेकेंड, रिजल्टिंग इकोनॉमिक बेनिफिट वुड पॉजिटिवली इम्पैक्ट पॉवर्टी एलिवेशन एंड सपोर्ट इन मिटिगेशन वाटर सैनिटेशन फूड वाटर एंड सब सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। जो एनर्जी जो है, एनर्जी पॉवर्टी एलिवेशन या चाहे और भी फैक्टर्स में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पावर उसका बहुत ही मेजर कंपोनेंट है एनर्जी का। तो अगर इससे कहीं भी अगर एनर्जी की सप्लाई बढ़ती है ना, पेनिट्रेशन बढ़ता है पावर का, एनर्जी का पेनिट्रेशन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी एलिवेशन ये सब एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मतलब इस टाइप से सोचा जा रहा है कि अगर ये इनिशिएटिव होता है तो इन सब चीज़ों से काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। फर्दर द प्रपोज्ड इंटीग्रेशन वुड लीड टू द रिड्यूस प्रोजेक्ट कॉस्ट, हायर एफिशिएंसी एंड इंक्रीज्ड एसेट यूटिलाइजेशन फॉर ऑल द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे कंट्रीज अगर जुड़ जाते हैं तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा एसेट के, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, और प्लस स्केल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो स्केल बड़ा होने से क्या होता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का भी एक कॉस्टिंग भी काफ़ी कम हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बहुत सारे कंट्रीज अगर यहाँ यूटिलाइज नहीं हो तो किसी और कंट्रीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सब काफ़ी एडवांटेजेस हैं अगर ये ग्रिड कनेक्टेड अगर हो जाता है तो आपस में कंट्रीज़ का। अभी तक इसमें जो है 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस तो किया था, उसके बाद क्या क्या इसमें एक्टिविटी हुई है, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या उसमें। 2018 में ऑलरेडी जो है इसको प्रपोज किया गया था, ये आइडिया को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वन सन वन 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 ग्रिड को लेकर के। फिर 18-19 में एक कमेटी बनी थी, स्टेयरिंग कमेटी बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी MNRE। उसके बाद इसमें ये प्रपोज किया था कि इसमें टेक्निकल स्टडीज़ कराया जाए उसको, और इसको 3 फेजेज में इस स्टडीज़ को कंप्लीट किया जाएगा। जो विजन और रोड मैप क्या हो सकता है वन सन वन वर्ल्ड के लिए। और इसी जो अगर बात करें तो 2018-19 में ही फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको एक नोडल एजेंसी बना दिया गया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने फिर RFS टेंडर्स निकाल करके इसमें जो कंसल्टेंट जो है सेलेक्ट कर लिए हैं। जो विजन जो है बेसिकली वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की क्या स्टडी है, एक तरह से हम बोल सकते हैं DPR बोल सकते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या स्टडी जो है उसके लिए जो है कंसल्टेंट ऑलरेडी सेलेक्ट किए जा चुके हैं। और ये जो कंसल्टेंट है बेसिकली 3 कंपनीज का कंसोर्टियम है, EDF, AETS एंड टेरी। ये मिल करके टेक्निकल स्टडीज़ कर रहे हैं। इसके बाद 2021 में इंसेप्शन वर्कशॉप ऑलरेडी इस पर किया जा चुका है, जो कि जो मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपस में मिल करके जो है उसमें इसमें ऑलरेडी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो चुकी है। 2021 में एक बहुत मेजर इसमें अचीवमेंट रहा बोल सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या किया, जो COP26 जो था जिसका कि ग्लासगो में हुआ था, COP26 क्लाइमेट समिट में, इसमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव को क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है बेसिकली ये ब्रिटेन का इनिशिएटिव है, ब्रिटेन का जो था यूरोप के साथ इंटरकनेक्ट करने का था। तो ये जो है वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड भी, ये भी क्या है कि कनेक्टिंग जो है कंट्रीज़ के जो है आपस में इंटरकनेक्ट करना था ग्रिड के थ्रू, और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का भी था। तो दोनों एक्टिविटीज़ को मर्ज कर दिया गया। अब इसको बोला जाता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, GGI वाज लॉन्च बाय द इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, जिसमें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है ये एक्चुअली पार्टनर्स हैं। अब हम बात करते हैं स्टडीज़ की। अब हम स्टडीज़ की बात करें, जैसा कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने जो टेंडर के थ्रू जो कंसोर्टियम सेलेक्ट किया है इसको टेक्निकल स्टडी कराने के लिए, तो उसमें जो है उनको मैंडेट क्या दिया गया, जो कंसल्टेंट है उनको क्या मैंडेट दिया गया है कि उसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो है स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लॉन्ग टर्म विजन जो है डेवलप करना है, डेवलपिंग ए लॉन्ग टर्म विजन, इम्प्लीमेंटेशन प्लान कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, रोड मैप क्या रहेगा, एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मतलब क्या इंस्टीट्यूशंस बनाया जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड में। जो स्कोप रखा गया है, जो वर्क का स्कोप रखा गया है, उसको भी 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है। ये आप कन्फ्यूज मत करिए, ये जो 3 फेजेज है, जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो मैंने 3 फेजेज बताया गया है, वो 3 फेजेज नहीं है, ये डिफरेंट है। बेसिकली ये स्टडी का 3 फेजेज है, वो विजन का 3 फेजेज है कि कैसे हमें करना है। तो जो इसमें फेज 1 रखा गया है, फेज 1 में असेसमेंट स्टेज रखा गया है। असेसमेंट स्टेज में जो भी कंट्रीज हैं बेसिकली, जो बात हो गई कि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जितनी सारी कंट्रीज हैं, उन सब कंट्रीज़ का जो है
एक इंडिविजुअल कंट्री वाइज एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें कि जो है डिमांड सप्लाई सिनेरियो क्या रहेगा 2050 तक, आर रिसोर्स पोटेंशियल क्या हो सकता है, पावर मार्केट असेसमेंट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव विजन क्या हो सकता है, क्या रोड मैप हो सकता है। तो ये फेज वन में है बेसिकली, डेस्कटॉप रिव्यू, मतलब ये जो भी डेटा अवेलेबल है पब्लिकली उस डेटा को यूज़ करते हुए ये सारे इंडिविजुअल कंट्रीज वाइज किस टाइप से जो पावर सिनेरियो और सब सारी चीज़ें हैं उसका इसमें फेज वन में स्टडी करना है। फिर उसके बेसिस में जब फेज वन का स्टडी हो जाएगा उसके बाद फेज टू में जो है पायलट कुछ प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उनका असेसमेंट किया जाएगा, किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है। तो अगर हम लोग बात करें फेज टू की, तो मीडिया रिपोर्ट में यह आया था कि इंडिया ओमान जो है, इंडिया ओमान को है कनेक्ट करना था फेज टू में। तो इंडिया ओमान को कनेक्ट करना है तो या तो वाया पाकिस्तान किया जा सकता है या तो सी रूट में किया जा सकता है। तो पाकिस्तान चूँकि इंडिया से रिलेशन पॉलिटिकली वैसा नहीं है, तो कभी भी हिंड्रेंस या कभी भी उस टाइप से क्रिएट हो सकता है। तो जो पायलट स्टडी की बात हो रही थी यह कि इंडिया जो ओमान है अंडर सी केबल प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है, इसको अंडर सी कनेक्टिविटी की जा सकती है। ये जस्ट एक मीडिया रिपोर्ट के मीडिया रिपोर्ट के बेसिस में मैं बता रहा हूँ ये। तो पोटेंशियल असेसमेंट, तो फेज़ टू का मतलब ये है कि जो फेज़ वन में जो एक स्टडी होने के बाद जो निकल के आएगा उसके बाद उसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि पायलट मोड में कौन से प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने इंडिया और ओमान की बात की है। तो इसमें फेज़ टू में ये किया जाएगा। और फेज़ थ्री में बेसिकली फुल स्केल रोल आउट। फुल स्केल रोल आउट का मतलब ये है कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में का मतलब ये है कि कैसे कैसे करना है, मतलब क्या है। क्योंकि अगर आप बात करें जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया जो पावर सेक्टर है रेगुलेटरी पूरा मैकेनिज्म है। अदर कंट्रीज़ में क्या है कि मिनिस्ट्रीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, मिनिस्ट्रीज कंट्रोल करती है। तो क्या अरेंजमेंट हो सकता है, वहाँ का पावर मार्केट सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ का पावर मार्केट सिनेरियो डिफरेंट है। तो एक इंस्टीट्यूशनल कैसे किस टाइप से सेटअप किया जा सकता है, उसके लिए स्टीयरिंग अरेंजमेंट और गवर्नेंस कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसकी बात की जाएगी। इस इन सब चीज़ों को करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की भी बात की गई है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस एक प्रॉपर फुल टाइम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस किया जाएगा जो इन सब सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेगा। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सेक्रेटरीट जैसा बोल सकते हैं कि किसके लिए एक सेक्रेटरीट डिप्यूट किया जाएगा और जो सारी एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू की जाएगी। तो ये बेसिकली फेज़ थ्री में इन सब चीज़ों का क्या मॉडलिटीज रहेगा, सेक्रेटरीज बोल सकते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की बात कर सकते हैं, और कैसे कैसे करना है फेज़ थ्री में, इस टाइप की बात की गई है। तो ये बेसिकली जो वर्क है मैंने बताया 3 फेजेज में डिवाइड कर दिया गया है। और इस पर ऑलरेडी वर्क बताया कि बहुत 2020 में ही अवार्ड कर दिया गया था, तो इस पर काफ़ी वर्क चल रहा है। और होपफुली कि मैं भी एज पर मीडिया रिपोर्ट अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्टडी हो सकता है कंक्लूड भी होने वाली है। अब हम बात करते हैं ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की। एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव रहा है ये। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड तो इंडिया कर ही रहा है, प्लस ग्रिड जो ब्रिटेन भी है वो भी ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का उसका एक इनिशिएटिव था। तो यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया एग्रीड टू मर्ज देयर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द यूके इंडिया वर्चुअल समिट इन May 2021। मतलब इन प्रिंसिपली एग्री किए थे May 21 में कि चलो हम एक दूसरे को मर्ज कर देंगे। फिर नवंबर 21 में जब कॉप हुआ था बेसिकली ग्लासगो में, कॉप 26 में, तो ऑफिशियली जो है दोनों इनिशिएटिव, एक ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव जो ब्रिटेन का इनिशिएटिव था और जो इंडिया का इनिशिएटिव था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, जिसका कि जो है 83 ISA जो मेंबर हैं उन्होंने भी इंडोर्स कर दिया गया। और जो इनिशिएटिव है जो मर्ज करने के बाद तो इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वर्ल्ड बैंक दोनों इसमें हेल्प कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने में। तो पर्पज़ क्या है दोनों को मर्ज करने का? तो द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड विल ब्रिंग टुगेदर अ ग्लोबल कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस, legislators, power system operators, and knowledge leaders to accelerate the construction of the new infrastructure needed for a world powered by the clean energy. The project has proposed 3 phases. In the first phase, the grids of the Middle East, South Asia and Southeast Asia would be integrated. ये बेसिकली जो 3 फेजेस की बात की गई है, तो जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड में जो 3 फेजेस हैं बेसिकली ये वही है। मर्ज होने के बाद भी इनको भी सेम वैसे ही रखा गया है। ये जो फर्स्ट फेज में है इंडिया एज अ सेंटर, जो मिडिल ईस्ट साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया कनेक्ट किया जाएगा। सेकेंड फेज में जो है क्या बोलते हैं अफ्रीका को कनेक्ट किया जाएगा। थर्ड फेज में फिर यूरोप और इन सब कंट्रीज़ को कनेक्ट किया जाएगा। और इसमें लिखा हुआ द फिजिबिलिटी स्टडी हैज़ बीन कमीशन बाई ISA, जो ऑलरेडी जो है बेसिकली जो ISA जो स्टडी कर रहा है उसका थोड़ा सा स्कोप बढ़ा दिया गया है कि जिसमें ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की बात हो गई है और ऑलरेडी स्टडी चल ही रही है जो ऑलरेडी मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं कि क्या जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की जो बात की गई है तो क्या एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करने की बात की गई है, या पहले से कुछ ऐसा चला आ रहा है? तो ऐसा नहीं है, यूनिक कॉन्सेप्ट तो है बट रीजनल लेवल पर ऑलरेडी जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी
हो रखी हैं या कई जगह हो भी रही हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ, ये जो कुछ रिसर्च करके मैंने कुछ निकाले हैं। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया में जो 9 कंट्रीज हैं ऑलरेडी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इट्स नॉट ए न्यू कि मतलब एकदम से बिल्कुल हम बिल्कुल यूनिक करने जा रहे हैं या यूनिक कॉन्सेप्ट है, नहीं, ऑलरेडी रीजनल लेवल पर ऑलरेडी सब एक्टिविटी चल रही है और एक्टिविटी हो भी गई है। तो साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्री है जिसमें 9 कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड हैं। साउथ एशिया की बात करें जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सब आते हैं। तो अगर हम इंडिया से बात करें तो इंडिया नेपाल ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है, इंडिया भूटान ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है, इंडिया बांग्लादेश ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है, जिसके थ्रू हम लोग 6200 मेगावाट का जो है ऑलरेडी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये HVDC लाइन और इसके थ्रू। मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में जो इंटरकनेक्टेड है उनको GCC बोलते हैं। 6 जो गल्फ कंट्रीज हैं ऑलरेडी ये भी इंटरकनेक्टेड है बेसिकली, जो मिडिल ईस्ट में है, और ऑलरेडी इनका क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन हो भी रहा है, जिसकी टोटल कैपेसिटी आज की डेट में 1800 मेगावाट है। और जो GCC है, जो फर्दर जो 6 कंट्री जो इंटरकनेक्टेड है आपस में, ये अफ्रीका में जो इजिप्ट है बेसिकली उससे इंटरकनेक्ट करने जा रही है। अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में रीजनल लेवल पर ऑलरेडी जो है जो मेजर जिसको बात करते हैं नॉर्दर्न पावरफुल, जो नॉर्दर्न जो रीजन है अफ्रीका का, उस उनका नॉर्दर्न पावरफुल उसमें ऑलरेडी ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। वेस्टर्न पावरफुल जो वेस्टर्न कंट्री जो अफ्रीका के, ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड है। साउदर्न पावरफुल ये भी कनेक्टेड है और आपस में इनको भी कनेक्ट करने की बात की जा रही है। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी जो है, यूरोप की जो कंट्री है ऑलरेडी ये सब इंटरकनेक्टेड है और बहुत पहले से ही इनका जो है पावर फ्लो जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में होता रहा है और ट्रेडिंग भी होती है। सेम जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की जो बात करिए, सेम जो है इनिशिएटिव चाइना ने 2015 में ऑलरेडी ले रखा है और उस पर काफ़ी एडवांस भी हो रखा है, इसमें काफ़ी काम भी किया हुआ है। तो ग्लोबल एनर्जी इंटरकनेक्शन, जिसको नाम देखें GEI के नाम से बोलते हैं भाई, चाइना ऑलरेडी इसमें किया जा चुका है। और द प्रपोज्ड ऑस्ट्रेलिया एशिया पावर लिंक, तो ये भी, इस पर भी काफ़ी काम चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो है बहुत एक बड़े लेवल पर सोलर प्लांट लगाने की बात की गई है और जो सोलर प्लांट्स और उसमें जो बैटरी स्टोरेज की बात की गई, तो सोलर प्लांट जो है वहाँ से जो पावर जो है बेसिकली सिंगापुर को एक्सपोर्ट की जाएगी। उसके बाद फिर इसको इंडोनेशिया से भी कनेक्ट करने की बात की गई है और जो पावर ट्रांसमिट की जाएगी बेसिकली अंडर सी जो केबल है उसके थ्रू की जाएगी। तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं कि तो ये जो रीजनल लेवल पर कंट्री टू कंट्री या रीजन टू रीजन ऑलरेडी इसमें चल रहा है, वर्क चल रहा है। अब बात करते हैं कि क्या बिल्कुल जो ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या बिल्कुल इजीली किया जा सकता है क्या, या बिल्कुल स्मूथली किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। जहाँ भी कंट्रीज टू कंट्री इन्वॉल्व होती हैं तो बहुत सारे जियो पॉलिटिकल इशूज आ जाते हैं। पॉलिटिकल इशूज बहुत बड़ा हर्डल हो सकता है। टेक्निकल इतना बड़ा हर्डल्स नहीं होता, टेक्निकल को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जहाँ जियो पॉलिटिकल इशूज आता है वहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल इशूज, वन ऑफ द बिग चैलेंजेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन विल मेंटेनिंग ए स्टेबल ग्रिड ओवर ए जियोग्राफिकल एरिया, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ग्रिड को मेंटेन करना एक बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो पहले 5 रीजनल ग्रिड्स थे, उसको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो इंडिया बहुत पहले ही आपस में इंटरकनेक्ट कर लेता। ये टाइम टू टाइम धीरे धीरे होता है और सबके अपने अपने नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं। जैसे कहीं पर अगर 50 हर्ट्ज है तो कहीं दूसरी कंट्रीज में 60 हर्ट्ज है, कहीं कुछ HVDC कोई लाइन यूज़ कर रहा है तो कहीं कुछ दूसरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। तो बहुत सारी पैरामीटर्स होते हैं, इतना आसान नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इज वल्नरेबल टू एक्सीडेंट्स, वेदर, साइबर अटैक्स एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल हो गया आज की डेट में। अगर इंटरकनेक्ट करेंगे सारे ग्रिड्स को तो कहीं ना कहीं इसको इंटरनेट से कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आइसोलेटेड में नहीं रह सकते हैं, उसके लिए जो फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। आज की डेट में जो है साइबर सिक्योरिटी का टैक्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे दे आर प्रोन टू इंक्रीज एंड डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड मास स्केल्स। अगर मान लीजिए ग्रिड डिस्टर्ब होता है और इंटरकनेक्टेड ग्रिड है तो ऐसा नहीं एक ही कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज जो है पूरा उसमें अफेक्ट में आ जाएंगे। तो एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है इस चीज़ को समझने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं। जैसे हम टेक्निकल की बात करें तो टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन कैसा होगा, कहीं पर HVSC लाइन है, कहीं पर HVDC लाइन है। ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगा, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ ऑपरेटिंग वोल्टेज डिफरेंट है, किसी और कंट्रीज़ का ऑपरेटिंग वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है। फ्रीक्वेंसी कहीं 50 हर्ट्ज है, कहीं 60 हर्ट्ज है। पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, तो टेक्निकल इशूज हो सकते हैं। ऑपरेशनल इशूज भी है, एक्सेस टू रियल टाइम डेटा, रिलायबल एंड रोबस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन मैकेनिज्म, मीटरिंग, एनर्जी अकाउंटिंग, डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये सब ऑपरेशनल हैं। कॉमर्शियल इशूज भी हैं कि कैसे होगा, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे होगा, कंट्री टू कंट्री बायलैटरल होगा, मल्टीलैटरल होगा, पावर मार्केट सिनेरियो क्या होगा, कैसे ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, अगर
अगर आपस में रीजनल या इंटरकनेक्टिंग ग्रिड करें तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट कर तो लेते हैं, फिर उसकी रिकवरी कैसे होगी। तो ये सब है, कॉमर्शियल इशूज़ भी हैं, रेगुलेटरी एंड लीगल इशूज़ भी हैं कि रेगुलेशन कैसे, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को कैसे रेगुलेट करेंगे, ग्रिड कोड क्या हो सकता है, नेटवर्क एक्सेस मैकेनिज्म, ओनरशिप, ओएनएम कौन करेगा। इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो इसके लिए इंटर गवर्नमेंटल फोरम बनाना पड़ेगा, उसमें क्या कंसेंसस बनते हैं नहीं बनते वो भी एक इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग एजेंसीज, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, ज्वाइंट टेक्निकल टीम, ज्वाइंट ऑपरेशन कमेटी फॉर कंसेप्चुलाइजेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, ये सब चैलेंजेज हैं। कॉस्ट शेयरिंग का भी एक मैकेनिज्म है, ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है, कुछ उसमें गरीब हो सकते हैं, कुछ उसमें पुअर नेशंस भी हो सकते हैं, तो वो क्या मेथडोलॉजी होगी, कैसे रिकवरी होगी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। फ्यूल मिक्स क्या हो सकता है, ऐसा नहीं कि ग्रिड अगर इंटरकनेक्ट कर सकते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल उसमें रिन्यूएबल एनर्जी ही फ्लो कर सकता है, ऐसा नहीं है। पावर तो पावर, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन आपका थर्मल का भी हो सकता है, सोलर का भी हो सकता है, बायो का भी हो सकता है, विंड का भी हो सकता है। तो क्या फ्यूल मिक्स जो हम वन ग्रिड की बात करें, सोलर के थ्रू पावर जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी के, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, दूसरी पावर की अगर जरूरत है तो नहीं भेज सकते हैं क्या। और हर कंट्रीज़ की पावर डिमांड अलग अलग है, पीक डिमांड अलग अलग है, तो ये सब बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी हैं जिसको कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। हालांकि ये सब टेक्निकल इश्यूज है, मेन जो चैलेंजेस हैं वो आपका जियो पॉलिटिकल इशूज हैं। ग्लोबल एनर्जी इंटरकनेक्शन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक्चुअली जो इनिशिएटिव है ये सम हाउ इट इज़ सिमिलर टू द, जो चाइना ने जो इनिशिएटिव लिया था 2015 में, जो इसका अनाउंसमेंट था ग्लोबल एनर्जी इंटरकनेक्शन का, ये सेम उसी पैटर्न पर उसी तरीके से मिलता हुआ है। चाइना इनिशिएट्स ऑन द इंटरकनेक्शन ऑफ द रीजनल ग्रिड्स, चाइना भी सेम वही है, रीजनल ग्रिड्स को आपस में इंटरकनेक्शन करने के लिए इनिशिएटिव लिया था। इट वॉज प्रपोज बाय द चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ऑन 26 September 2015। The GEI is a vision to form a modern energy system that is dominated by clean energy, centers on electricity, and features connectivity, joint contribution, and benefit sharing. GI's aim is to make sustainable energy accessible to all, eradicate poverty and hunger, reduce regional gap, facilitate south and north south cooperation, so as to usher in new global development landscape marked by the green and low carbon development, peace and harmony and common prosperity. अब जो हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जो बात कर रहे थे, वहाँ पर जो वंस एंड वन वर्ल्ड में कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनेगा, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, वो सारी चीज़ों को कैसे मैनेज होगा, क्या करना है। तो ऑलरेडी इसमें जो जीआई जो इनिशिएटिव है, ये बेसिकली ये इनिशिएटिव है जो चाइना का जो है क्या बोलते हैं, वन रोड जो बोलते हैं, ग्रीन जो रोड बात करता है, वो उसी का पार्ट है बेसिकली। तो जो इसके लिए जो जीआई का जो इनिशिएटिव है, जो जीआई इनिशिएटिव है, इसके लिए ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है और इंस्टीट्यूशन बना भी रखा है, जिसको कि बोलते हैं गिट को, ग्लोबल एनर्जी इंटरकनेक्शन डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज ए नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स टुवर्ड्स द प्रमोटिंग the establishment of global energy interconnection system to meet the global demand for electricity in a clean and green way so as to implement the United Nations Sustainability Energy for All initiative। तो बेसिकली जो ये इनिशिएटिव है इंडिया का, वन सन वन वर्ल्ड, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जस्ट जो चाइना का इनिशिएटिव है जीआई उसका एक काउंटर है, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो भी एक रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में ग्लोबल लेवल पे आना चाहता है, या इंडिया ये दिखाना चाहता है कि हम भी जो है कमिटमेंट जो है, जो सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, जो क्लाइमेट की बात होती है, तो हम भी काफ़ी आगे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल डेवलप्ड कंट्री ही कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कि हालांकि अगर देखा जाए तो इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज है और इसको एनर्जी और पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी जो है इंडिया का जो ये सब इनिशिएटिव है काफ़ी इंपॉर्टेंट और मायने रखता है ये। तो होप दोस्तों, जो मेरा ये वीडियो था, मेरा जो वीडियो है बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडमिट करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा लंबा बन जाता है, और मेरा मेन पर्पज़ ये है कि मैं सारे पॉइंट्स को एटलीस्ट कवर कर सकूँ, समझा सकूँ। तो शॉर्ट वीडियो कोशिश करता हूँ कि मेरा 10-12 मिनट का वीडियो बने, लेकिन नहीं बन पाता है। तो होप दोस्तों आप इस चीज़ को माइंड रखोगे और मेरे सारे वीडियो जो हैं डिटेल में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाला वीडियो जो है आपको जो है वन सन वन वर्ल्ड वन गिट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।